Transition elements and coordination compounds. According to crystal field theory, nickel 2 plus can have two unpaired electrons. So क्रिस्टल फिeld थ्योरी के हिसाब से निकल 2 के पास दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फिर ज्योमेट्री क्या होगा निकल 2 प्लस का, जिसका के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सॉल्यूशन correct answer is 4. According to the crystal field theory, nickel 2 plus can have two unpaired electrons in both octahedral and tetrahedral geometry. तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो निकल 2 प्लस के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों ज्योमेट्री में होगा। In octahedral geometry, nickel 2 plus ions have a d8 electronic configurations. तो निकल 2 प्लस जब ऑक्टाहेड्रल में रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d8 होगा। The 5d orbital splits into two sets. In octahedral geometry, nickel 2 plus ions have d8 electronic configurations. The 5d orbital splits into two sets of energy level in the presence of ligand. तो निकल 2 प्लस जब ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा तब d8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 और 5d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा दो एनर्जी लेवल में लिगैंड के प्रेजेंस में। Three of the d orbital dxy and dyz have higher energy are collectively refers to as T2g, while the other dz2 and dxy have lower energy orbitals. बाकी का दो जो है dz और dx2y2 ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। इस केस देयर आर टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द ईजी सेट्स ऑफ द ऑर्बिटल। तो इस केस में ईजी सेट के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में क्या होगा, मतलब जब निकल 2 प्लस के बाद दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होता है। और यहाँ पे dxy dxz और dyz डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा और dz2 dxy dx2y2 लो एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा। ये ईजी सेट में होगा। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकल 2 प्लस आयन हैव d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d एज वेल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में निकल 2 प्लस आयन का दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8p। The splitting of the d orbitals in tetrahedral ligands field result in the opposite arrangement compared to the octahedral. तो जब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड में तो वो ऑपोजिट अरेंजमेंट में रहता है ऑक्टाहेड्रल से। नाउ 3 ऑफ द डी ऑर्बिटल dx z dyz and dz square higher energy and form T2 sets। तो जब निकल 2 प्लस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है, डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल लिगैंड फील्ड की वजह से ऑपोजिट अरेंजमेंट दिखाता है ऑक्टाहेड्रल से। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल dx z dyz dz स्क्वायर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा और वो T2 सेट फॉर्म करेगा और dx और dxy और dx z yz लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा। So have higher energy form E set. In this case there are two unpaired electron in the set of orbital। तो इस केस में
दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो निकल 2+ का ज्योमेट्री क्या होगा? तो जब निकल 2+ के बाद दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो निकल 2+ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा? sp3d2। क्यों? क्योंकि निकल 2+ ऑक्टेहेड्रल फॉर्म में है। फिर जब निकल 2+ ज़ीरो होगा, ज़ीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो dsp2 होगा और स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री में होगा तब वो। फिर जब निकल 2+ के बाद दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। सो यहाँ पे ये निकल का है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स में से दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल और ऑक्टाहेड्रल भी बन सकता है, टेट्राहेड्रल भी बन सकता है और D8 कॉन्फ़िगरेशन से रहता है। लेकिन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्टाहेड और टेट्राहेड निकल 2+ का, वो काफ़ी अलग अलग है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 हो जाएगा और टेट्राहेड्रल में sp3 हो जाएगा। सो बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से निकल 2+ जो है दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। नेक्स्ट है निकल यहाँ पे निकल CN4 2- और निकल C4 2- कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बोथ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, थर्ड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली और फोर्थ एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली। सो इसमें से आंसर करेक्ट कौन सा है? सो इन सोल्यूशन करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर 3 है। In nickel CN4 2-, the ligand Cn- which is strong field ligand, and hence pairing of electron occur. Pairing of electron occur in resulting in square planar complex, and thus number of unpaired electron are 0. तो निकल CN4 2-, यहाँ पे लिगैंड जो है साइनो है Cn-, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है तो इसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इन निकल CF4 2-, the ligand is Cl-, which is a weak field ligand, and hence pairing of electron does not occur, resulting in tetrahedral complex. Thus number of unpaired electron are 2. तो निकल CL4 2-, जहाँ पे लिगैंड जो है Cl- रहता है, क्लोरीन जो रहता है वो साइनाइड के जैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं रहता, वो वीक फील्ड लिगैंड रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता नहीं है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है। सो इसकी वजह से निकल CL4 2-, क्लोरीन होने की वजह से वीक फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता नहीं, इसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाता है और इसे इधर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और जहाँ पे साइनो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखाता है। और जहाँ पे क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए निकल कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाता है। तो यहाँ पे निकल CL4 2-, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर जब दो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या होता है? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक नेचर। तो जब निकल CN4 2- होगा
तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होगा। तो निकल CN4 माइनस साइनाइड जो है, साइनो ग्रुप जो है स्ट्रॉन्गली लिगेंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक रहेगा नेचर में। और निकल Cl4 माइनस क्लोरीन जो है वीक फ्री लिगेंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए निकल Cl4 माइनस पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर 3 है, और 3 correct answer is third, diamagnetic and paramagnetic respectively. So nickel Cl4 माइनस डायमैग्नेटिक नेचर दिखाता है, क्योंकि साइनो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग दिखाता है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है, इससे डायमैग्नेटिक है नेचर में। निकल Cl4 माइनस जो है पैरामैग्नेटिक है नेचर में, कि क्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है। और ये टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर रुबिडियम RuBpY2 Cl2 is Bpy2 by pyridine, first 2, second, third, fourth, fifth। तो यहाँ पे क्या है, रुबिडियम बिस बाय pyridine डाइक्लोरो जो है, उसके लिए जो नंबर ऑफ आइसोमर जो रहेगा वो क्या होगा? सो नंबर ऑफ आइसोमर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 2। These 3 isomers represent the different possible arrangement of ligand around the central ruthenium atom in the rubidium base pyridyl dichlorocoordination complex। तो यहाँ पर रुबिडियम बिस बाय pyridine डाइक्लोराइड जो है 3 आइसोमर दिखाता है और 3 अलग अलग अरेंजमेंट दिखाता है लिगैंड का सेंट्रल रुथेनियम एटम के आसपास। Each isomer has distinct property and may exhibit different reactivity in chemical reaction। हर आइसोमर अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है और केमिकल रिएक्शन में अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स जो है रुथेनियम बिस बाय pyridine ट्रांसफॉर्म में रहता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। हाँ, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है क्योंकि ये सब मिरर इमेज दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट है सिस फॉर्म। जब जब यही कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म में दिखाता है तब ये मिरर इमेज दिखाता है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे बायपीरिडाइन है, यहाँ पे बायपीरिडाइन, यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ पे लिगैंड है। तो ये ट्रांसफॉर्म के जैसा आइडेंटिकल आइसोमर ने दिखाता है, मिरर इमेज दिखाता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांसफॉर्म जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आंसर इज सेकेंड। सेकेंड का आंसर है 3। सेकेंड का आंसर है सेकेंड का आंसर है 3। तो रुबिडियम बिस बाय pyridine डाइक्लोरो जो है 3 पॉसिबल आइसोमर दिखाता है, एक तो ट्रांसफॉर्म है और 2 सिस फॉर्म में। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स मैग्नीज Aquo 2+ has very light pink color. The best reason for it
अब मैंगनीज हेक्सा डाइक्लोरो एक्ो 2+ कॉम्प्लेक्स जो है उसका कलर लाइट पिंक दिखाता है। तो रीज़न क्या है? फर्स्ट, द कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। क्या ये कॉम्प्लेक्स के पास चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन नहीं है? सेकेंड, द डी ट्रांजिशन हियर आर ऑर्बिटल फॉरबिडन बट स्पिन अलाउड। तो सेकेंड में क्या डी ट्रांजिशन जो है वो ऑर्बिटल फॉरबिडन है लेकिन स्पिन अलाउड है। थर्ड, डी ट्रांजिशन हियर आर ऑर्बिटल अलाउड बट स्पिन फॉरबिडन। डी ट्रांजिशन ऑर्बिटल अलाउड है लेकिन स्पिन फॉरबिडन है। फोर्थ, डी ट्रांजिशन हियर आर बोथ ऑर्बिटल फॉरबिडन स्पिन फॉरबिडन। डी ट्रांजिशन जो है ऑर्बिटल फॉरबिडन है और स्पिन फॉरबिडन है। तो आंसर है फोर्थ। द पेल पिंक कलर ऑफ मैंगनीज हेक्सा एक्ो 2+ या फिर मैंगनीज हेक्सा वाटर मॉलिक्यूल अराइज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ Laporte forbidden and spin forbidden electronic configuration within the octahedral coordination environment of the complex। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है पेल पिंक कलर इसलिए दिखाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों लापोर्टे फॉरबिडन दिखाता है और स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन के साथ। लापोर्टे फॉरबिडन और स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। Absorption associated with doubly forbidden transitions are extremely weak, so it is very lightly colored। तो जो अब्जॉर्प्शन जो एसोसिएट रहता है डबली फॉरबिडन ट्रेडिशन से वो काफ़ी कमज़ोर रहता है और काफ़ी लाइट रहता है कलर में। तो जो भी अब्जॉर्प्शन एसोसिएट रहता है मैंगनीज हेक्सा वाटर के साथ वो डबल फॉरबिडन ट्रेडिशन दिखाता है क्योंकि लापोर्टे फॉरबिडन भी दिखा रहा है और स्पिन फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है। इसीलिए ये कलर तो दिखा रहा है लेकिन बहुत ही वीक लाइट कलर दिखा रहा है। सो आंसर इज़ फोर्थ। फोर्थ का आंसर क्या होगा? द डी ट्रांजिशन हियर आर बोथ ऑर्बिटल फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन। सो मैंगनीज हेक्सा एक्ो या मैंगनीज 6 वाटर मॉलिक्यूल 2+ का लाइट पिंक कलर होने का रीज़न ये है कि मैंगनीज जो है दो डी ट्रांजिशन दिखाता है। वह ऑर्बिटल फॉरबिडन भी दिखाता है और स्पिन फॉरबिडन, ये दो डी ट्रांजिशन दिखाता है। फिफ्थ, सिस and trans complex of the type platinum A2X2 are distinguished by। तो प्लैटिनम A2X2 ये जो कॉम्प्लेक्स जो है उसका सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स जो है उन दोनों के बीच में फ़र्क कौन लाता है, कौन सा टेस्ट लाता है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स जो है प्लैटिनम का फ़र्क लाता है। मतलब कोई भी प्लैटिनम A2X2 है उसका सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट अच्छा है? तो फर्स्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, सेकेंड कार्बोनामाइड टेस्ट, थर्ड कोरन-काउ टेस्ट, फोर्थ रिंग टेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जो प्लैटिनम A2X2 का सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं? So answer is 3. The Kuran-Cow test is a valuable method to differentiate between cisplatin and transplatin due to their distant response to thiourea, providing a qualitative identification of the isomeric form of the platinum complex। तो कुरन काउ टेस्ट जो है काफ़ी वैल्यूबल टेस्ट है जो प्लैटिनम का सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन दोनों का अगर फ़र्क जानना है, दोनों का अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कुरन का वो टेस्ट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि दोनों भी सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन जो है थायरोइडिया के साथ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है।
और यहाँ तक क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं ये प्लैटिनम कॉम्पोज का, भले कोई भी आइसोमेरिक फॉर्म में क्यों ना हो। For cis platinum, which is a cis isomer, the reaction with thiourea leads to formation of a stable yellow precipitate of the compound platinum ammonia diammonia CsNH22, also known as Kuronkao adduct. यहाँ पे कुरनकाओ टेस्ट में क्या होता है, जब प्लैटिनम A2X2 सिस प्लैटिन सिस आइसोमर फॉर्म में रहता है तो थायोयूरिया के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, स्टेबल येलो कलर प्रेसिपिटेट देता है। येलो कलर प्रेसिपिटेट देता है क्यों, किसकी वजह से ये येलो प्रेसिपिटेट आया, प्लैटिनम NH32 CsNH22 की वजह से, जिसे कुरनकाओ एडक्ट भी बोलते हैं। This reaction is specific for cisplatin and the formation of the yellow precipitate is a positive test for cisplatin. ये कुरनकाओ टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्प्लैटिन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है और इसी की वजह से एक येलो कलर प्रेसिपिटेट मिलता है और ये येलो कलर प्रेसिपिटेट जो है सिस्प्लैटिन के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। On the other hand, transplatin being trans isomer does not react with thiourea in the same way. लेकिन अगर ट्रांसप्लांटिन को कुरनकाओ टेस्ट करेंगे तो ट्रांसप्लांटिन जो है थायोयूरिया के साथ उस तरीके से नहीं रिएक्ट करेगा जिस तरीके से सिस्प्लैटिन करता है, एंड दस इट डज नॉट फॉर्म कुरनकाओ एडक्ट और इसलिए वो स्टेबल येलो कलर कुरनकाओ एडक्ट नहीं दिखाता। इंस्टेड ट्रांसप्लाटिन रिमेन अनचेंज और मे फॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ट्रांसप्लाटिन क्या करता है, वो थायोयूरिक के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो स्टेबल येलो कलर देता नहीं, वो कुरनकाओ एडक्ट देता नहीं और वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, कुछ चेंजेस नहीं आता है और वो कोई भी अलग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। तो कुरनकाओ टेस्ट जो है सिर्फ उसे सिस्प्लैटिन के लिए टेस्ट बनाया गया है क्योंकि वो थायोयूरिया के साथ रिएक्ट करता है और येलो प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन ट्रांसप्लांटिन ऐसा कुछ नहीं करता, वो रिएक्ट भी नहीं करता, वो कोई प्रोडक्ट नहीं देता, कोई प्रेसिपिटेट कोई येलो कलर देता नहीं। तो कुरनकाओ टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सिस्प्लैटिन और ट्रांसप्लांटिन दोनों का टेस्ट करने के लिए कुरनकाओ टेस्ट बहुत ही अच्छा है। सो आंसर इज थर्ड। Cis and trans complex of the type A platinum A2X2 are distinguished by कुरनकाओ टेस्ट। तो सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन इन दोनों का टेस्ट को अगर दोनों के बीच में अगर फ़र्क ढूंढना है तो कुरनकाओ टेस्ट सबसे अच्छा है। The correct order of ligand metal transfer energy is Mn manganese tetroxide minus smaller than chromium tetroxide 2 minus smaller than vanadium tetroxide 3 minus. Second, manganese tetroxide minus greater than chromium tetroxide 2 minus smaller than vanadium tetroxide 3 minus. Third, manganese tetroxide minus greater than chromium tetroxide 2 minus smaller than vanadium tetroxide 3 minus. Fourth is manganese tetroxide minus smaller than chromium tetroxide 2 minus greater than vanadium tetroxide 3 minus. ये लिखा अभी तेरे को समझ में आएगा। In case of ligand metal charge transfer, the energy of this transition depends on formal oxidation state of the metal ion and the ligand properties. ligand metal charge transfer के केस में ट्रांजिशन जो रहता है एनर्जी का वो डिपेंड होता है
मेटल आयन के फॉर्म में ऑक्सीडेशन पे और लिगैंड की प्रॉपर्टी पे। टिपिकली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of the metal is lower energy ligand metal charge transition। तो मेटल की वजह से मेटल जिसका हायर ऑक्सीडेशन रहता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है, उसका लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन एनर्जी बहुत ही कम रहता है। तो मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है, उसका लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन कम रहता है। Because higher oxidation state result in a stronger electronic attractive effect on the ligand, leading to more stable metal ligand interaction and lower energy transitions। तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है तो लिगैंड पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसकी वजह से मेटल लिगैंड का इंटरेक्शन बहुत स्टेबल होता है और एनर्जी ट्रांजिशन कम रहता है। कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल मेटल आइटम। तो कॉम्प्लेक्स मैग्नीज टेट्राऑक्साइड, इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन +7 है। क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2-, इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन +6 है। वेनेडियम टेट्राऑक्साइड 3-, इसका सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। Thus, the correct order for the energy of ligand metal charge transition from lowest to highest is as follows: manganese tetroxide minus smaller than chromium tetroxide 2-, smaller than vanadium tetroxide 3-। तो ligand metal charge transition का एनर्जी जो है लोवेस्ट से लेकर ज़्यादा तक है। तो मैंगनीज टेट्राऑक्साइड 2-, और 4- जो है, इसे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र बहुत ही कम है, इसीलिए मैंगनीज टेट्राऑक्साइड माइनस का लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन बहुत ही कम है कंपेयर टू क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2- से। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इसीलिए लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन जो है बहुत ही कम है कंपेयर टू वेनेडियम टेट्राऑक्साइड से। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसीलिए उसका लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन ज़्यादा है। तो जो भी सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगा तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन बहुत ही कम होगा। इसीलिए मैंगनीज टेट्राऑक्साइड माइनस स्मॉलर देन क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2-, स्मॉलर देन वेनेडियम tetroxide 3-। The correct order of ligand metal charge energy is, तो ligand metal charge energy का करेक्ट ऑर्डर क्या है? मैग्नीज टेट्राऑक्साइड माइनस का ligand metal charge energy कम है कंपेयर टू क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2- से, और क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2- का ligand metal charge ट्रांजिशन कम है कंपेयर टू वेनेडियम टेट्राऑक्साइड 3- से। क्योंकि इनका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांजिशन एनर्जी बहुत ही कम है। इसे मैंगनीज टेट्राऑक्साइड इज हैव लोअर LMCT एनर्जी कंपेयर टू क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2-। क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2- हैज़ लोअर लिगैंड LMCT एनर्जी देन वेनेडियम O4 3-। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, तो इसलिए उसका LMCT एनर्जी ज़्यादा है। और मेटल टेट्राऑक्साइड 4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसका LMCT एनर्जी बहुत ही कम है। नेक्स्ट, consider two redox repair. First chromium 2 ruthenium 3, second chromium 2 cobalt 3. The rate of acceleration in going from outer sphere to inner sphere mechanism is lower for first one relative to 2. Its correction explanation is, तो यहाँ पर दो रिडॉक्स पेयर क्रोमियम 2 और रुथेनियम 3, क्रोमियम 2 कोबाल्ट 3, यहाँ पे एक्सेलरेशन का रेट जो है
वह आउटर स्फीयर से लेकर इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जाता है। तो फर्स्ट के लिए कम रहता है, सेकेंड के लिए रिलेटिव रहता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट होमो लुमो आर sigma star sigma square respectively. Second is homo lumo are sigma star and pi respectively. Third is homo lumo are pi star and sigma star respectively. Fourth is homo lumo are pi star and pi star respectively. The answer क्या है? Answer is 1. The rate of acceleration in going from outer sphere to an inner sphere mechanism depend on the relative energy of the highest occupied molecular orbital HOMO and the lowest of unoccupied molecular orbital LUMO of the redox species involved. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन रेट जो है आउटर स्पेयर से लेकर इनर स्पेयर मैकेनिज्म तक जाता है, डिपेंड होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो का रिलेटिव एनर्जी की वजह से और लूमो लोअर्स अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से रिडॉक्स स्पीशीज जो इन्वॉल्व है इन द गिवन रिडॉक्स पेयर। chromium 2 ruthenium 3 the HOMO of chromium 2 is sigma star antibonding and the LUMO of ruthenium 3 sigma star antibonding। तो क्रोमियम 2 का होमो सिग्मा स्टार है, एंटीबॉन्डिंग है, और रुथेनियम 3 का लुमो सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग है। बोथ स्पीशीज है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल एज देयर होमो लुमो रिस्पेक्टिवली। दोनों भी स्पीशीज रुथेनियम 3 और क्रोमियम 2 जो है इनका एंटीबॉन्डिंग है, होमो लुमो है। क्रोमियम 2 कोबाल्ट 3 द होमो of chromium 2 is sigma star antibonding while the LUMO of cobalt third is pi star antibonding। तो यहाँ पर क्रोमियम 3 का होमो सिग्मा स्टार है, एंटीबॉन्डिंग है, और कोबाल्ट 3 का लुमो जो है एंटीबॉन्डिंग है pi star। Chromium 2 has antibonding orbital as its HOMO while cobalt 2 has pi star antibonding orbital as its LUMO। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 जो है उसका एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होमो है, वो कोबाल्ट 3 जो इसका पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल लूमो है। The explanation for the lower rate of acceleration in going from an outer sphere to an inner sphere mechanism for the relative 2 lies in the fact that both chromium 2 and ruthenium 3 have sigma star orbital as their HOMO and LUMO respectively। तो जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन कम होता है तो इसका रीज़न यही है कि आउटर स्पेस से लेकर इनर स्पेस मैकेनिज्म जो है 1 और 2 के लिए वो क्रोमियम 2 और रुथेनियम 3 दोनों में होता है, जिसमें सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है होमो और लुमो के लिए। The overlap of sigma star orbital is generally weaker compared to the overlap of pi star orbital, resulting in a slower rate of electron transfer in a mechanism। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का ओवरलैप जो कमज़ोर रहता है पाई स्टार ऑर्बिटल का ओवरलैप से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट स्लो हो जाता है इनर स्पेयर मैकेनिज्म में। Hence, option A is providing the correct explanation for the lower rate of acceleration and going from the outer sphere to inner sphere mechanisms। तो यहाँ पर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, जो लोअर रेट है एक्सेलरेशन का आउटर स्फीयर से लेकर इनर स्फीयर मैकेनिज्म तक फर्स्ट और रिलेटिव रहता है और बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एनर्जी जो इन्वॉल्व रहता है। सो आंसर इज
सो आंसर जो है वो क्या है, 1 होमो लूमो आर सिग्मा स्टार रिस्पेक्टिवली। तो जो क्रोमियम 2 रुथेनियम 3 और क्रोमियम 2 कोबाल्ट 3 जो है, इनका रेट ऑफ एक्सीलरेशन जो है आउटर स्पीयर से लेकर इनर स्पीयर मैकेनिज्म तक कम रहता है फर्स्ट रिलेटिव सेकेंड से। तो इसीलिए आंसर क्या रहेगा, होमो लूमो आर सिग्मा स्टार रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है